हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टैक्स का पेपर मुझे जो लग रहा है वो मुश्किल आने वाला है। काफ़ी सारे बच्चों से मैंने सेंटर पे बात की, तो कुछ बच्चों ने कहा सर ठीक ठाक पेपर है, एवरेज पेपर है। कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर डिफिकल्ट पेपर है, लेंदी पेपर है। मेरे हाथ में ये रहा पेपर। आप कोई भी वीडियो देखिएगा कल से लेके परसों तक की 2 दिन की छुट्टी जब से मिली है, और जैसे ही आपका अकाउंट एडवांस अकाउंट्स का और लॉ का पेपर लग रहा था कि एवरेज पेपर आए हैं, तो मुझे लग रहा था आईसीआई आपको जरूर बताएगी किसी ना किसी पेपर में कि सीए के एग्जाम है और बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाले हैं। तो कई सारे बच्चों की मैंने कॉल रिसीव की, 1-2 बच्चे रो भी रहे थे, सर बहुत ज्यादा खराब हो गया, हम बता नहीं पा रहे, वहां जाके ब्लैंक आउट हो गए, पता नहीं आईसीआई ऐसा क्यों करता है। तो बहुत काफी सारे बच्चों की मुझे अभी तक बात हो चुकी है। मैंने कॉल्स आज जो है ले ली थी, काफी सारे बच्चों की कॉल भी रिसीव की, थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ रिव्यू वीडियो में। अब क्या हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कई सारे बच्चों का ना ग्रुप 2 का भी पेपर है, तो उसलिए वो क्या सोच रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर का एक बार मैं एनालिसिस करता हूं आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन देने से पहले कि पेपर एक्चुअली में था कैसा, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जिस बच्चों ने पहले वीडियो देखी थी, सर मुश्किल रहने वाला पेपर, पेपर जेन्युइनली लग रहा है कि मुश्किल है। बाकी एक बार चेक करेंगे पेपर कैसा रहा था। आप मुझे बताइएगा, आप मुझे जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा कि आपको पेपर कैसा लगा, क्योंकि मैं सेंटर पे बहुत कम बच्चों से बात कर पाया था, और कॉल वगैरह पे जितने बच्चों से मेरी बात हुई उन्होंने तो मुझे बताया कि सर बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर आया है। जैसा कि लास्ट टाइम एफएम का पेपर दे दिया था उन्होंने, इस बार उन्होंने क्या नाम है टेक्स्ट में ऐसा कर दिया है। आपका कैसा था आप मुझे बताइएगा। फटाफट से मैं रिव्यू शुरू करता हूं, तो वीडियो को शुरू लास्ट तक देखिएगा, और एमसीक्यू सॉल्यूशन बहुत जल्दी आएंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि एमसीक्यू सॉल्यूशन के लिए, बाकी मैं पक्का ला दूंगा, वो कमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, बस ये जरूर बता देना कि आपका पेपर कैसा रहा। तो ये है हमारा इनकम टैक्स वाला हिस्सा सेक्शन ए में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देखना ही मत। अगर जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप पीछे की साइड से क्वेश्चन मतलब लास्ट वाली साइड से क्वेश्चन को ओपन करेंगे तो चेक करते हैं कि क्या ऐसे क्वेश्चन आए जो चैप्टर्स आपको बताएगा या नहीं। तो सेक्शन बी से पहले हम जस्ट आ गए हैं, और क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति है रानी जो इंडिया की रेजिडेंट है 34 इयर्स की, उसने रिटर्न फाइल नहीं की है, और शी गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कि टैक्स पेबल 21-22 में कितना था, टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ, ये सारी चीजें उसने बताई, और आपको अप्रोच किया है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने में। और काफी सारे बच्चों को पता होगा कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही होगी तो आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करने दिया जाएगा। उसकी टाइम लिमिट क्या है, सारी चीजें आपको पता होगी। तो यहां से अगर आप क्वेश्चन को शुरू करते तो आपको आसान जैसा थोड़ा बहुत लग सकता था, ये वाला ट्रिकी लगा आपको। तो महिंद्रा इज अ रेजिडेंट, अगर आपको इस पूरे टेक्स्ट के पेपर का फुल फ्लेज सॉल्यूशन चाहिए तो आज तो मैं नहीं डालूंगा, कल आप मुझे बताना कि अगर मैं डालूं या नहीं डालूं। अभी मैं एमसीक्यू सॉल्यूशन की एक वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपको इस पूरे पेपर का फुल फ्लेज सॉल्यूशन चाहिए, जीएसटी वाला बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे उसका सॉल्यूशन में लेके आऊंगा। तो महिंद्रा एक रेजिडेंट है, 45 इयर्स का, सैलरी अर्न करता है 2 करोड़ रुपए की, हैज आल्सो अर्न डिविडेंड अनलिस्टेड शेयर की अमाउंट की चार्ज, ही वांट्स टू फाइल हिज रिटर्न फॉर इनकम असेसमेंट थ्रू अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। क्या वो ऐसा कर सकता है? तो आपको पता होगा टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू आप अपने जो इनकम है वो फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइड आपकी पीजीवीपी की इनकम ना हो। अगर आपको प्रोविजन वगैरह पता होंगे, आई होप ये सिंपल वाला पार्ट यहां से था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहां पर बी फॉलोइंग में क्या है, वेजिटेबल फाइल रिटर्न, रिटर्न उसने फाइल की है, और रियलाइज दैट ही हैज फॉरगॉटन टू क्लेम अ जेन्युइन एक्सपेंडिचर जो बिजनेस का था, ही वांट्स टू रिवाइज द रिटर्न, और उस एक्सपेंडिचर को क्लेम करना चाहता है जो कि अभी नहीं किया, वेदर द एक्शन ऑफ द अकाउंटेंट वैलिड है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कब की गलती कब तक पता चल जाए। तो असेसमेंट ईयर के एंड होने मतलब 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। जिसको भी प्रोविजन पता होगा, गलती कब रियलाइज की है, ठीक है, उसने रिटर्न फाइल की थी 15 दिसंबर 2023 को। 15 दिसंबर 2023 का मतलब ऑलरेडी जो उसने रिटर्न फाइल की थी वो बिलेटेड रिटर्न थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 2 जनवरी को उसे रियलाइज हुआ कि क्या नाम है गड़बड़ कुछ हो गई थी, लास्ट डेट निकल चुकी है। तो ये भी प्रोविजन मुझे लगता है सिंपल क्वेश्चन था। तो लास्ट से जिस बच्चे ने सॉल्व किया होगा तो उसे पेपर थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा होगा, लेकिन हाँ जो बच्चा स्टार्टिंग में भिड़ गया होगा क्वेश्चन से तो पक्का जेन्युइनली मुश्किल लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया हमारा, कहां से, मिस्टर सूरज 39 इयर्स ऑफ एज था। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको फटाफट से, माइनस जो है प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मिस्टर सूरज को रिसीव हुई है, और किसकी इन्फॉर्मेशन है, और मिस मेघा, ठीक है। और मिस मेघा कौन है, इनकी वाइफ होगी, क्या है चेक कर लेते हैं एक बार। मिस्टर सूरज एंड हिज वाइफ मिस मेघा, क्लबिंग का क्वेश्चन आया कि किसके हाथ में क्लब कर देना है। तो आपको पता होगा कि सर जिस भी फैमिली की, जिस भी पेरेंट की इनकम माइनर की इनकम क्लब करने से पहले ज्यादा होती है उसके हाथ में हम क्लब कर देते हैं। तो सैलरी रिसीव हुई थी उसे पार्टनरशिप फर्म से 6,15,000 रुपए, इज वर्किंग एज अ पार्टनर इन द फर्म एंड सैलरी इज एज पर द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। उसके बाद इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी से ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह है, तो ये सेट ऑफ को मिक्स कर दिया उन्होंने। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कंपनसेशन, आपको पता होगा इंटरेस्ट जो मिलता है एनहांस कंपनसेशन पे 50% एग्जेम्प्ट होता है और बाकी पे टैक्स लग जाता है आईओएस के अंदर।
ईयर। उसके बाद इट रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट लैंड वगैरह ये दिया हुआ है। आउट ऑफ विच 35,000 रिलेट्स टू प्रीवियस है 23 एंड द बैलेंस रिलेटेड टू प्रीवियस है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कुछ। गिफ्ट फ्रॉम डॉटर यंगर सिस्टर बाय चेक मिला है हमें, रिलेटिव से मिला है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। डिविडेंड ऑन लिस्टेड डेट ये आईओएस में चला जाएगा आपका 31 दिसंबर में। सूरज को 75 लाख मैच्योरिटी में मिला है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, 1 मई 2012 को पॉलिसी है, इसका मतलब बिफोर 1 मई का मतलब 1/5। और आपने प्रोविजन पढ़ा होगा कि आपका 31 मार्च 2012 से पहले अगर कुछ भी होता है तो 20% लेते हैं, 1 मई में आ गया तो इसका मतलब 10% है। तो इसकी 65 लाख थी और प्रीमियम जो था वो 6 लाख था विद इन लिमिट्स था। तो मैच्योरिटी पीरियड अगर आपका जो मैच्योरिटी में अमाउंट है, जो अगर आपका प्रीमियम है विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होता है, तो जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, अगर लिमिट के अंदर नहीं होता तो वो टैक्सेबल होता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको पता होगा। करंट ईयर का लॉस उन्होंने बता दिया, मिस मेगा की इनकम है, तो दोनों की इनकम अलग अलग निकाल लेती है और जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसके हाथ में से टैक्स कर देना चाहिए था। देखो मिस्टर देव को जो रेंट रिसीव हुआ है हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम मिस मेगा 35,000, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। इसमें जिस भी महीने से किराए पे चढ़ाया हुआ है अगर नहीं दिया हुआ तो 12 से मल्टीप्लाई करना था आपको और इसमें माइनस कर देना था 30%। तो यहाँ पर ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाती है मिस्टर देव की। मिस्टर देव है कौन? माइनर सन मिस्टर देव है, इसकी इनकम को पूछ रहे हैं क्योंकि पर्सनल स्किल वगैरह नहीं है तो किसके हाथ में क्लब होगी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद आते हैं कैपिटल गेन वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या यही कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन है? यस, कैपिटल गेन जो भी बच्चे देख के गए होंगे जिसमें मैंने सॉल्यूशन कराया था तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। मिस्टर राज एक रेजिडेंट है 69 इयर्स ओल्ड का, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची है। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती तो अगर आप बेचते तो एग्जेम्प्ट हो जाता। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जब भी आप बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। हाँ, खरीदते समय जब आप उसके कैपिटल गेन से जो अमाउंट निकला है उससे चाहे आप अर्बन खरीदे या रूरल खरीदे तो आपको उसमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। मिस्टर विपुल ने 15 दिसंबर 2023 को बेचा था। व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू थी एग्रीकल्चर लैंड की वो 95 लाख थी, ठीक है। तो इसका मतलब तुमने बेची 75 लाख की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 95 लाख से, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे? तो 110% करेंगे तो 95 से कम ही आएगा। तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आपको लेनी चाहिए थी वो 95 में। ओवरव्यू बता रहा हूं बस आपको इसका, ठीक है। हाउएवर एग्रीमेंट टू सेल जो हो गया था एग्रीकल्चर लैंड का वो 15 जुलाई को कर दिया गया था। और यकीन मानिए जिन बच्चों ने कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन देख के गए थे जो मैंने कराया था उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एग्रीमेंट हो रहा था और एग्रीमेंट के अंदर क्या था कि एग्रीमेंट की डेट बाद में है, सेल की डेट पहले, मतलब एग्रीमेंट की डेट पहले है, सेल की डेट बाद में है। तो कौन से दिन की एसडीवी लेते हैं? तो अगर आपने एग्रीमेंट के समय पे कोई ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ली है तो अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ली है तो आप एग्रीमेंट की डेट वाली डेट को क्या नाम है एसडीवी को ले सकते हैं। तो यहां पर आपने ऑनलाइन मोड से अगर पेमेंट ली है और 4 लाख रुपए की पेमेंट ली थी उस समय तो 75 लाख थे, 85 लाख थे। अब अगर 75 लाख में से आप 10% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7.5 लाख ऐड दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 82.5, तब भी कम है। तो आपको उस केस में, दोनों ही केस में 75 लाख तो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नहीं होने वाली थी। जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होगी। बाकी उन्होंने इंडेक्सेशन वगैरह के लिए बताया है और आगे जो है एग्रीकल्चर लैंड परचेज की उसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी प्रोवाइड आपने टाइम लिमिट में कर दी हो। तो ये एक क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल पेपर था ऐसा ज्यादातर बच्चे मुझे बता रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर को पीछे की साइड से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन के कुछ लूप होल्स को पकड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आए हम कौन से क्वेश्चन पे आगे? उसके बाद आया आपका क्वेश्चन सैलरी का क्वेश्चन। बेसिक पे है 35,000 पर मंथ जनवरी तक और उसके बाद बढ़ गई थी। डीएनएस अलाउंस है और ये परसेंट, इसमें थोड़ा सा समय लग गया होगा आपको कि कितना कितने किसके परसेंट है, लेकिन जिन बच्चों ने सैलरी क्वेश्चन किए होंगे उसमें ऐसा क्वेश्चन मिल गया होगा। लीव इनकैशमेंट मिली है आपको तो सिंपल, मुझे यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। सैलरी मिली है अप्रैल में एडवांस और he has received arrears of salary for the month of March on the same day। आगे क्या है? एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया। रेंट फ्री अकोमोडेशन जिस बच्चे को आता है उसमें क्या होता है, आपको सारे टैक्सेबल अलाउंसेस वगैरह लेने होते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस ऑल, जो भी टैक्सेबल कैश में आपको अलाउंसेस मिलते हैं टैक्सेबल वाला पार्ट वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। और क्या दिया उन्होंने? परक्विजिट की वैल्यू दे दी उसने, फर्निश्ड वगैरह की। सच रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन जो है 90,039 पे किया है वैल्यू। द एम्प्लॉयर ऑल्सो प्रोवाइड हिम फैसिलिटी ऑफ अ गार्डनर मेंटेनेंस ऑफ द हाउस। जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा होगा वो सारी आपके लिए परक्विजिट की वैल्यू बन जाएगी। फर्नीचर अप्लायंस वगैरह जो भी आपको दिए गए थे अगर उसकी कॉस्ट है 1,50,000 1/1/2020 को तो पूरे साल का नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा 10% और जितने मंथ्स के लिए आपने यूज किया है उतने का आपको निकाल लिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो भी आपके पे कर रहा है आपके यहाँ पे वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। फिर कौन सा क्वेश्चन आया? टीडीएस टीसीएस का एक क्वेश्चन आया था, जैसा कि उन्होंने बताना ही वाले थे कि भाई टीडीएस टीसीएस का तो आना ही आना है क्वेश्चन। और ये भी टीडीएस टीसीएस का ही क्वेश्चन है। आगे चले हम, और कहाँ से क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गए हम। क्वेश्चन नंबर 2 है रेजिडेंशियल स्टेटस का ऑफ मिस्टर मदन एंड हिज एचयूएफ, दोनों का बताना है। तो जो कर्ता का एचयूएफ होता है वो डिसाइड करता है आरओआर बनेगा या रेजिडेंट बनेगा। अदरवाइज तो अगर एचयूएफ जो है यहीं पर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रॉस टोटल इनकम मदन वगैरह की ये यहाँ पर दी हुई है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में उसने क्या कहा है? मदन एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, करता है एचयूएफ का, एम्प्लॉय है, मंथली सैलरी ले रहा है, इंडिया में ही है, उसने रेजिडेंशियल हाउस वगैरह पे किया है
और यहाँ पर मुझे कहीं दिख रहा है ही वाज ट्रांसफर टू द ब्रांच इन द यूएसए, और इंडिया को जो छोड़ के गया है 1 सितंबर 2023 को ओवरसीज ब्रांच में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ के गया है। इसका मतलब ये जरा ध्यान से समझना, जब भी कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, और ये मैंने बताया भी था आपको जिस बच्चे ने रेजिडेंशियल स्टेटस वाली वीडियो देखी होगी, अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए क्या नाम है कि इंडिया को छोड़ते हैं तो उस केस में क्या होता है, आप पे 60 डेज वाली प्रोविजन नहीं लगते हैं, ठीक है। और मैनेजिंग बिजनेस वगैरह के लिए ऑल्सो गॉन आउट फॉर इंडिया, उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन के लिए मतलब कंपटीशन नहीं करनी थी। इंडिया में दोबारा आ गया जनवरी 1 2024 को, और फिर से चला गया ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के लिए, एंड उसने 15 दिन की सैलरी इंडिया में ली है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई हम आपको बताएंगे कि इस केस में 60 डेज वाला तो नहीं लगेगा, लेकिन 182 डेज वाला लगेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि 182 डेज पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पिछले 4 साल की इंफॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहे हो इंडिया से। उसके बाद चलते हैं और कहां पर आएगा, फिर एक आपका कंपलसरी क्वेश्चन आ गया इनकम टैक्स का। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस वगैरह यहाँ पर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है जो डिले डिपॉजिट ऑफ जीएसटी के लिए है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में। तो एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन डिले डिपॉजिट ऑफ जीएसटी, तो क्या इंटरेस्ट अलाउड होता है? आंसर इज यस। लेकिन अगर पेनल्टी नेचर की चीजें होती है तो वो अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट है, मुझे ही लगता है ये अलाउड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोन लेके से पे करते तो वो वाला इंटरेस्ट अलाउ होता है, लेकिन अगर आप पेनल्टी के तौर पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, ठीक है। और जनरल एक्सपेंस के अंदर 3,88,000 है जो कि एक नॉन रेजिडेंट को पे किए गए हैं विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो ये 100% को एडबैक कर देंगे आप, जब भी किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो आप और विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस करते हो तो 100% एडबैक हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एंटायर बिल्डिंग के लिए अनपेड है, तो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा या क्या होगा। एक्सपेंडिचर 75,000 का, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को 35, आउट ऑफ विच 75,000 50,000 वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द परचेज ऑफ अ लैंड बाय रिसर्च एसोसिएशन। अब आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च में लैंड के लिए मिलता है या नहीं मिलता, और लैंड वाला नहीं मिलेगा तो वो एडबैक हो जाएगा। बाकी जो पूरा है 100% वो अलाउ हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात है यहाँ पर नहीं है। बाकी लेट आउट करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी की कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पर, मुझे लगता है हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट आप अच्छे से करके आओगे। वर्किंग नोट अगर आप बना के आओगे तो जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ किसी भी पेपर का डिटेल वगैरह डिस्कशन में नहीं लेके आए थे, लेकिन टेक्स्ट में मुझे लग रहा है पेपर मुश्किल है, और बच्चे सच में सिर्फ एमसीक्यू सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, उनको पता चलना चाहिए कि पेपर आया कैसे है, ठीक है। उसके बाद उसने लैंड वगैरह बेची है तो थोड़ा सा हिस्सा कैपिटल गेन का भी आ गया है, और वो उस टोटल इनकम निकालने में आपकी मदद करेगा। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और मेरे हिसाब से लेंदी क्वेश्चन था पहला वाला, और आपने समय लगाया तो मेरे ख्याल से कम आपको 30 से 40 मिनट लग गए होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जीएसटी के बारे में बच्चे ने मुझे बताया कि जीएसटी का पेपर कंपैरेटिवली रिलेटिवली इजियर था एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। उसमें भी अगर आपको कुछ टॉपिक वगैरह देख ले डिटेल में तो खैर क्या ही जाएंगे इसके। तो बच्चों की बात देखो, यहां पर वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस वाला थ्योरी प्रोविजन बताना था आपको, ई इनवॉइसिंग से कौन से एग्जेम्प्ट थे ये बताना था आपको, ठीक है। और नो एक्ट प्रोसीडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस वाट, इसके रीजन बता देते। इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, ये वाला कमिश्नर हैज नोटिफाइड सम पर्सन टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स, वो आपको बताने हैं यहाँ पर। और कौन सा क्वेश्चन आया है इसमें, बढ़िया वाला क्वेश्चन कौन सा है, टीडीएस का एक क्वेश्चन आया है बहुत बढ़िया। प्लेस ऑफ सप्लाई का भी एक क्वेश्चन 110% आया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। तो ऑल एंड ऑल पेपर वाज डिफिकल्ट, यस। अब मैं एमसीक्यू ओपन करूंगा, एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, तो इससे जो अगली वाली वीडियो आएगी वो एमसीक्यू सॉल्यूशन की आने वाली है। वीडियो में आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको आपका पेपर कैसा गया, मुश्किल गया, आसान लगा, या आपके क्या ओपिनियन है अभी तक, क्योंकि मैं फिगर आउट करने में मुश्किल हो पा रही है मुझे कि पेपर जेन्युइनली मुश्किल था, क्योंकि ज्यादातर बच्चों से मेरी बात अभी तक नहीं हुई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा। बहुत जल्द अभी एमसीक्यू सॉल्यूशन की वीडियो लेके आता हूं।